विश्वविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्राधिकार में आने वाले शासकीय महाविद्यालय डुमरिया जजीर से मैं अल्पना एक्का, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी, आज एमए सेकेंड सेमेस्टर के थियोरेटिकल प्रोस्पेक्टिव इन सोशियोलॉजी के 4th यूनिट फिनोमिनोलॉजी पर आज का मेरा यह वीडियो लेक्चर है। फिनोमिनोलॉजी या प्रघटना शास्त्र को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जरूरी है जो आपके लिए जानना। किसी भी सिद्धांत को पेश करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तत्पश्चात हम सिद्धांत पेश करते हैं। उस अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें माइक्रो और मैक्रो और दूसरा है मैक्रो। ये दो सिद्धांत क्या है इसको पहले समझ लीजिए। माइक्रो नाम से समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब है सूक्ष्म और इसका मतलब है वृहद। वृहद बड़ा, मतलब ये दो सिद्धांत हैं और इन दोनों सिद्धांत को बेस में रखकर जो भी समाजशास्त्री ने अपना सिद्धांत दिया है, सिद्धांतों में से किसी एक को फॉलो करते हैं। जैसे जो माइक्रो है उसका मतलब है सूक्ष्म, मतलब वो अध्ययन की जो उसकी पद्धति है वो सूक्ष्म स्तर है। इसमें वो समाज में व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब माइक्रो जो स्टडी है उसमें व्यक्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और व्यक्ति को आधार मानकर स्टडी किया गया है। और सेम अपोजिट है वृहद में। वृहद में समूह या समाज, समूह या समाज को इंपॉर्टेंट माना गया है। और ऐसा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। जैसे जाति व्यवस्था, अगर हम किसी गांव की जाति व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो ये होगा अपना माइक्रो स्टडी, ठीक है। लेकिन अगर हम संपूर्ण जाति व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो ये होगा मैक्रो। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। और ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही जो सिद्धांत है वो दोनों का मिला जुला एक लिंकेज होना जरूरी है जिससे हम समाज को और अच्छे से समझ सकते हैं। इस स्टडी जो समाजशास्त्री जिन्होंने किया मैक्रो सिद्धांत से, उनमें है अगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स आदि। और जो माइक्रो स्टडी जिसने किया है, जो समाजशास्त्री ने किया है, उसमें है अल्फ्रेड सूट्स, एडमंड हसेल, हेरोल्ड गोल्डफिंकल, ब्लूमर आदि। तो ये सारे इसको प्रीफर करते हैं, मतलब व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। व्यक्ति की स्टडी से हम समाज को समझ सकते हैं। और इस जो मैक्रो या वृहद जो सिद्धांतकारी हैं, ये चाहते हैं कि हम समाज को समझ के ही व्यक्ति को समझ सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है और इनका कहना है कि व्यक्ति है तो समाज है। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। तो अभी जो हम प्रघटना शास्त्र या फिनोमिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं वो आता है इस सिद्धांत के अंतर्गत, मतलब माइक्रो स्टडी के अंतर्गत आता है। अब आपको समझ में आएगा माइक्रो स्टडी मतलब व्यक्ति इंपॉर्टेंस है। ये दोनों माइंड में रख के आप किसी भी विचारक को पढ़िएगा और उनकी विचारकों या सिद्धांत को पढ़ने से पहले अपनी जो सोच है समाज के प्रति उसको आप उन्हीं के लेवल पे जाके सोचिएगा, क्योंकि ये दार्शनिक और ये जो फिलोसोफर हैं उन्होंने बहुत गहन अध्ययन करने के पश्चात कुछ रिसर्च प्रस्तुत किए हैं समाज को समझने के लिए, खुद के समाज को जिसमें हम रह रहे हैं उसको समझने के लिए, क्योंकि हर समाज में इतनी विभिन्नताएं हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं, उनको समझने के लिए ये दोनों स्टडी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्लाइड से समझते हैं उसे, जिससे हमको और अच्छे से इसे समझ में आए। तो सबसे पहले हम फिनोमिनोलॉजी का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। फिनोमिनोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के फेनिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकट दर्शन या दिखना। मतलब समाज की संपूर्ण घटनाओं के बारे में व्यक्ति जो प्रकट दर्शन करता है या देखता है और तत्पश्चात उस घटनाओं के बारे में व्यक्ति की जो जागरूकता या चेतना होती है वही है फिनोमिनोलॉजी। आगे समझते हैं। समाज विज्ञान विश्वकोश के अनुसार यह दर्शन शास्त्र की एक ऐसी विधि है जिसकी शुरुआत व्यक्ति से होती है और व्यक्ति को स्वयं के अनुभव से जो कुछ प्राप्त होता है उसे इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस दृष्टि से फिनोमिनोलॉजी सार रूप में व्यक्तिनिष्ठवाद है। यह उपागम सूक्ष्म समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसा मैंने पहले बताया कि फिनोमिनोलॉजी सूक्ष्म समाजशास्त्र का एक अंग है और सूक्ष्म समाजशास्त्र में सबसे इम्पॉर्टेंट या मूल कौन होता है? व्यक्ति होता है। तो अर्थात जो हमने अनुभव किया है वही सत्य है, अर्थात जो हमारी चेतना में है, जो व्यक्ति का अनुभव कहता है वही सत्य है। फॉर एग्जाम्पल,
इमाइल दुर्कीम ने आत्महत्या के प्रकार बताए हैं। अगर कोई आत्महत्या करता है और हमें लगता है इन चारों आत्महत्या से में वो फिट नहीं आता, वो कोई पांचवें प्रकार की आत्महत्या है, तो हमारी जो चेतना कहती है वही सत्य होगा, ना कि उन्होंने जो आत्महत्या के प्रकार बताए हैं उनमें से हम किसी एक को माने। यहाँ पे व्यक्ति का अनुभव सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि व्यक्ति क्या अनुभव करता है, उसकी मस्तिष्क की जो चेतना है वो जो समझती है वही सत्य माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम ईश्वर है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ईश्वर नहीं है, ना हमने उन्हें कभी देखा है, ना हमने कभी उन्हें महसूस किया है, मतलब वो नहीं है, तो वो हमें नहीं स्वीकार करना है। मतलब व्यक्ति की जो चेतना कहती है, अनुभव कहता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उसे लगता है कि ईश्वर है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ और मैंने उन्हें महसूस किया है, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्ति का अनुभव क्या कहता है। यही है फिनोमिनोलॉजी। एक्चुअल में हमको पहले फिनोमिनोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे हम विचारक और सिद्धांत पढ़ेंगे जिसमें हमें बहुत कन्फ्यूज़न होगा और सब मिक्स हो जाएगा। तो हर एक सिद्धांत में कुछ बातें इम्पॉर्टेंट कही गई है, उसे हमें नोट डाउन करना ज़रूरी है और उसे याद रखना ज़रूरी है। तो फिनोमिनोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति का अनुभव, जो वह अपनी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं या घटनाओं में करता है। फिनोमिनोलॉजी का एकमात्र उद्देश्य समाज या दुनिया की वास्तविकता को जानना है कि वास्तविकता या रियलिटी है क्या, दुनिया में कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो अस्तित्व रखती हैं, या दुनिया में जो कुछ भी रियलिटी है जिसका अस्तित्व है उसे जानने की पद्धति क्या है, उसे जानने का मेथड क्या है, क्या कोई फिलोसॉफी या कोई अन्य सोशल साइंस जो दुनिया है उसकी रियलिटी को समझ भी सकता है या नहीं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर फिनोमिनोलॉजी देता है और कहता है कि समाज की वास्तविकता को जानने के लिए केवल एक ही तरीका है और वह है व्यक्ति का अनुभव। इनका कहना है समाज की घटनाओं के बारे में हमें बराबर प्रश्न पूछने चाहिए। आखिर क्यों, आखिर ये वस्तुएं क्या हैं, समाज ऐसा समाज में क्यों होता है, वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, आदि आदि। जैसे समाज में बहुत कुछ चलता रहता है, हमारे दिन प्रतिदिन के काम में आने वाली वस्तुएं, खान पान, कपड़ा, मकान, तीज त्योहार समाज की बनाई हुई धरोहर के रूप में हमारे जीवन में रहती हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, मानते हैं, वह सीखी हुई संस्कृति है, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे पास आई है। हम कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, इसी तरह तरह के भोजन करते हैं, राखी, दिवाली, होली मनाते हैं। संस्कृति के ये सारे तत्व हमारी विरासत हैं। फिनोमिनोलॉजी का मत है कि जो कुछ हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विरासत है उसे हमें ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना चाहिए। वह इन सब मान्यताओं को चुनौती देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्त्रियों की दशा को देखें तो पिछली शताब्दियों में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत ही बुरी थी, नरकीय थी। उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। बच्चों के प्रजनन और चूल्हे चौके तक ही उन्हें सीमित रखा जाता था, क्योंकि स्त्रियों के प्रति हमारे विचार अतीत में ऐसे ही बनाए गए थे, हमें ऐसा ही समझाया गया था, कुछ ऐसा ही सिखाया गया था। फिनोमिनोलॉजिस्ट स्त्रियों के प्रति इस धारणा को स्वीकार नहीं करता। स्त्रियों के लिए बच्चों का जो प्रजनन है वह तो प्राकृतिक है, पर प्रजनन के बाद उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व भी क्या सिर्फ स्त्रियों का है, यह क्या प्रश्न फिनोमिनोलॉजी पूछता है। सच्चाई यह है कि फिनोमिनोलॉजी उन प्रश्नों को पूछता है जिन्हें सामाजिक व्यवस्था ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, जो हमारी सांस्कृतिक सामाजिक विरासत के अंग बन गए हैं, जो हमारी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को संचालित व नियंत्रित करते हैं। आई होप आपको फिनोमिनोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अब आपको आगे पढ़ने में थोड़ा सा इजी होगा। आप इनके अर्थ को बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि जो हम इसके जो सिद्धांतकार हैं उनकी जो थ्योरी है उन्हें हम अच्छी तरह समझ सकें। आज हम अल्फ्रेड श्रूट्स के फिनोमिनोलॉजी पर चर्चा करेंगे। अल्फ्रेड श्रूट्स के फिनोमिनोलॉजी को समझने से पहले हम एडमंड हसेल की फिनोमिनोलॉजी की बात कर लें। एडमंड हसेल को फिनोमिनोलॉजी का जनक कहा जाता है। फिनोमिनोलॉजी की दो धाराएं हैं, एक यूरोप की धारा और एक अमेरिका की धारा। यूरोप में इस तरह के समाजशास्त्र को विकसित करने और बनाने का श्रेय एडमंड हसेल को ही जाता है।
उनकी 2 बुक में फिनोमिनोलॉजी को देखा जा सकता है, जिसमें पहली बुक है फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी और सेकंड है जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी। हर्शल के विचारों को बाद में अल्फ्रेड सूट्स ने संशोधित किया। हर्शल को फिनोमिनोलॉजी का जनक माना जाता है, परंतु वास्तविक जनक अल्फ्रेड सूट्स को माना जाता है। एग्ज़ाम के पर्पस से अगर फिनोमिनोलॉजी का जनक पूछा गया है तो हर्शल आएंगे, अगर हर्शल ऑप्शन में नहीं है तो हमें अल्फ्रेड सूट्स को ही लगाना है। इससे बहुत क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, नेट सेट और यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो इस पर्पस से भी हमें इसे समझना और इनकी बुक्स को भी याद रखना ज़रूरी है। चलिए अब अल्फ्रेड सूट्स के फिनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजी को पढ़ने से पहले इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं। इनका जन्म 1899 में वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था और इनकी मृत्यु 1959 न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। राष्ट्रीयता की दृष्टि से ये जर्मन थे। वे नाजी सरकार हिटलर की जातियों से परेशान होकर 1939 में जर्मनी से अमेरिका भाग आए थे। उन्होंने अमेरिका के समाजशास्त्र में भी फिनोमिनोलॉजी को प्रस्तुत किया। वहाँ वह दिन में बैंकर का काम करते थे और रात में फिलोसॉफी का काम करते थे। 1939 में जब सूट्स अमेरिका आए तो यहाँ एकेडमिक फील्ड से उनका कई विचारकों से संपर्क हुआ और इन्हीं दिनों उन्होंने अपनी बुक द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1932 का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ 1967 में और ट्रांसलेशन के बाद ही अमेरिका के समाजशास्त्री इनकी विचारधारा से परिचित हुए और यहाँ कर उन्होंने अपने सिद्धांत को एक निर्णायक रूप में रखा। उनका योगदान ही था कि हर्शल के क्रांतिकारी फिनोमिनोलॉजी का तेज़ी से विकास होना शुरू हुआ और परिणाम यह हुआ कि इनकी फिनोमिनोलॉजी ने एथनोमेथोडोलॉजी को जन्म दिया। इनकी कुछ अन्य बुक्स भी देख लेते हैं, जिसमें सेकंड है रिफ्लेक्शन ऑन द प्रॉब्लम रिलेवेंस 1971, थर्ड है द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। इस बुक को इन्होंने लकमैन के साथ दिया। इनकी मृत्यु के पश्चात लकमैन ने इसे कंप्लीट किया। फोर्थ है कलेक्टिव पेपर 3 वॉल्यूम्स। इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पस से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखना ज़रूरी है। अब देखते हैं इन्होंने अपनी थ्योरी में मेनली 3 बातों को कहा है। पहला है जीवन संसार या लाइफ वर्ल्ड, दूसरा है अंतर्वैश्विकता या इंटर सब्जेक्टिविटी और थर्ड है स्वाभाविक अभिवृत्ति, मतलब विद ए फीलिंग इसमें आती है। ओके, सो जीवन संसार या लाइफ वर्ल्ड, इसे जीव जगत भी कहते हैं। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो एक प्रकार से दुनिया समझ लीजिए जिसमें हम जी रहे हैं। ये एडमंड हर्शल का विचार था और सूट्स इनकी इस धारणा से सहमत भी थे कि व्यक्ति जीव जगत को जैसा भी है, जीव जगत मतलब ये दुनिया जैसी भी है, स्वीकृत किया हुआ है, टेकन फॉर ग्रांटेड है। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रीज़ है वो हर जगह ट्रीज़ है, जो नदियाँ हैं वो नदियाँ ही हैं, मोबाइल है वो हर जगह मोबाइल ही है, जो बुक्स है वो हर जगह बुक्स ही है पूरे जीव जगत में। और सूट्स भी हर्शल की इस धारणा से सहमत हैं कि लोग जीव जगत के सभी तत्वों को समान रूप से एक जैसा समझते हैं। सूट्स भी यह स्वीकार करते हैं कि जीव जगत को समझे बिना व्यक्ति को नहीं समझा जा सकता है। सेकंड है अंतर्वैश्विकता या इंटर सब्जेक्टिविटी। सूट्स ने अपने अध्ययन में वेबर के वर्स्टेहन पद्धति को अपनाते हैं। वर्स्टेहन विधि क्या होता है? समझ या अभिप्राय या मीनिंग, मतलब कर्ता जो कार्य कर रहा है, कोई भी कार्य, वो वस्तु के अंदर पहुंचकर व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को निकालता है। व्यक्तिनिष्ठ क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। व्यक्तिनिष्ठ का अर्थ होता है व्यक्ति का अपना अनुभव, अपनी सोच। थ्योरी में हम एक और दूसरा वर्ड सुनते हैं वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है तथ्यों पर आधारित। इस दृष्टि से जो हमारे आधुनिक समाजशास्त्री हैं उनके सिद्धांत का सार रूप लगभग व्यक्तिनिष्ठवाद है, मतलब सब्जेक्टिविज्म है। और जो पहले के जो विचारक हैं या सिद्धांतकार हैं वो वस्तुनिष्ठ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे अल्फ्रेड सूट्स ने ऑगस्ट कॉम्ट के पॉजिटिविज्म को भी क्रिटिसाइज़ किया है कि जो उनका प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है
वह वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देता है। और सूट्स का कहना यह है कि हम समाज को व्यक्ति के दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम उसका साइंटिफिक स्टडी करना उसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्यक्ति हर समाज में उसका जो अनुभव है, उसका जो दृष्टिकोण है, उसकी जो चेतना है, वो हर समाज में अलग अलग हो सकती है, हर काल में अलग अलग हो सकती है। तो हमें समाज को समझने के लिए व्यक्ति का अनुभव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो आधुनिक मॉडर्न जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो व्यक्तिनिष्ठवाद या सब्जेक्टिविज्म को प्रीफर करते हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैक्स वेबर के वर्स्टेहन पद्धति में मैक्स वेबर बराबर इस बात की जोर देते हैं कि अंतःक्रिया में व्यक्ति द्वारा दिया गया अभिप्राय वास्तविक क्रिया है। मतलब किसी भी कार्य का कर्ता क्या मीनिंग निकालता है वह वास्तविक क्रिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लाइब्रेरी जाते हैं, यदि कोई हमसे पूछे कि लाइब्रेरी क्यों जा रहे हो, क्या अभिप्राय है, यदि अध्ययन का है, मनोरंजन का है, गप्पे लड़ाने का है, तो जो भी अभिप्राय है इस परिभाषा में हम देंगे तो यह हमारी गतिविधि क्रिया होगी। अगर यह तो गतिविधि मात्र है। अतः अंतःक्रिया के लिए किसी भी विश्लेषण में वेबर का आग्रह है कि अभिप्राय या मीनिंग इम्पॉर्टेंट है, मीनिंग होना इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ सूट्स ने वेबर के वर्स्टेहन विधि को अपनाया है, दूसरी तरफ सूट्स ने वेबर के वर्स्टेहन विधि का क्रिटिसाइज भी किया है, आलोचना भी किया है उन्होंने, क्योंकि वह इस तथ्य को समझाने में असफल रहे। उनके अनुसार कर्ता क्यों और कैसी परिस्थिति में प्रक्रियाओं का सामान्य अभिप्राय निकालते हैं, और इसलिए सूट्स की बौद्धिक योजना में अंतर व्यक्ति निष्ठता का केंद्रीय स्थान है। अंतर व्यक्ति निष्ठा मतलब इंटर सब्जेक्टिविटी। मतलब इंटर सब्जेक्टिविटी का क्या अर्थ है कि जो भी कर्ता कोई भी कार्य जो कर रहा है उसका मीनिंग हम उसी के दृष्टिकोण से समझकर निकालें, उसे हम इंटर सब्जेक्टिविटी कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे किसी बारात में गया है तो वो किस पर्पस से गया है, उसका अभिप्राय क्या है, वो उस बारात में जाने का, उसकी वो क्रिया करने का, मौज मस्ती करना या उसमें सहभागी होना या खाना पीना या घूम फिर कर आना क्या है। तो अगर व्यक्ति के जो भी उसमें अभिप्राय हैं उसे हम व्यक्ति के दृष्टिकोण से ही समझे, इसे ही कहा गया है इंटर सब्जेक्टिविटी या अंतर्वैश्विकता। अगला थर्ड है स्वाभाविक अभिवृत्ति, मतलब नेचुरल एटीट्यूड, जो व्यक्ति के व्यवहार में अंतर्निहित है। इसे हम वी और दे फीलिंग भी कह सकते हैं। वी फीलिंग का अर्थ है ऐसे रिलेशन जिसके साथ हमारे पर्सनल या व्यक्तिक रिलेशन होते हैं, व्यक्तिक व्यवहार हम करते हैं। और दे फीलिंग नाम से स्पष्ट हो रहा है। वे फीलिंग का क्या मतलब होता है, जिसके साथ हमारे जो रिलेशन होते हैं या हम जो व्यवहार करते हैं उनके साथ वो अव्यक्तिक होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं। उसकी दो श्रेणियां बताई हैं, एक विचित्र और दूसरा विशिष्ट। तो जो वी फीलिंग होती है जिसके साथ हमारे व्यवहार जो व्यक्तिक होते हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशन होता है वो यूनिकनेस होता है, मतलब विचित्र होता है। उसके साथ हम अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, उनके साथ अलग हमारा पूरा एटीट्यूड रहता है। और उसके अलावा जो दूसरा फीलिंग होता है दे फीलिंग, इसमें जो हमारे रिलेशन रहते हैं या जो हमारा व्यवहार रहता है वो अव्यक्तिक रहता है। और उसकी जो श्रेणियां हैं वो विशिष्ट प्रकार की होती है, मतलब उसमें टाइफिकेशन होता है, विशिष्टीकरण का गुण होता है। बेसिकली सूट्स के ये 3 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं अल्फ्रेड सूट्स के ज्ञान का भंडार। ज्ञान का भंडार एक ऐसी अवधारणा है जिसका अत्यधिक प्रयोग सूट्स ने किया है। यहाँ हम इसे विस्तार से समझेंगे। ज्ञान का भंडार क्या है? व्यक्ति के मस्तिष्क में जीव जगत के बारे में जो कुछ भी जानकारियाँ हैं वे सब व्यक्ति के ज्ञान के भंडार हैं, जिसे वह अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में काम में लाता है। ज्ञान का जो भंडार मनुष्य के मस्तिष्क में है वह मनुष्य की क्रियाओं को दिशा देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ज्ञान का भंडार ही हमें बताता है कि आज किसी भी नौकरी के लिए बहुत टफ कंपटीशन होता है और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारा ज्ञान का भंडार ही बताता है कि महंगाई बहुत अधिक है। हमारी चेतना ही कहती है कि आजकल राजनीति का अपराधीकरण हो गया है आदि। चलिए ज्ञान के भंडार के कुछ लक्षण देख लेते हैं जिससे कि और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो पहला है, मनुष्य के लिए सर्वोच्च वास्तविकता उनका ज्ञान का भंडार है। अल्फ्रेड शूर्ज का मानना है कि समाज के सदस्यों के लिए ज्ञान का भंडार ही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही वास्तविकता उन्हें सामाजिक घटनाओं को एक स्वरूप देती है और उनको नियंत्रित करती है कि जो करता है, जब वो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो इसी ज्ञान के भंडार का प्रयोग वो वास्तविकता के रूप में लाते हैं कि लोगों से उन्हें किस प्रकार का व्यवहार करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने बड़े बुजुर्गों को देखते हैं तो चेतन होकर यह नहीं सोचते कि उन्हें मिलते ही हम अभिवादन करेंगे, उन्हें सम्मान करेंगे। इस क्षेत्र में हमारा जो ज्ञान का भंडार है वो बहुत क्लियर है कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए और उस वक्त नेचुरली हमारा जो बिहेव होता है वो सम्मानीय बन जाता है उनके प्रति। इसलिए ज्ञान के भंडार का जो सेकंड लक्षण है, ज्ञान का भंडार अचेतन रूप से सरल व सहज रूप से उसके व्यवहार को नियमित करता है। अचेतन रूप से, क्योंकि हमें कॉन्शियस माइंड से सोचने की आवश्यकता नहीं होती है कि हमें इस सिचुएशन में ये करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है, जो नॉलेज का जो हमने स्टॉक रखा है, उसमें सारी चीज़ें वो क्लियर है कि हमें इस सिचुएशन में किस प्रकार का बिहेव रखना है। इसलिए हमें अचेतन रूप से सरल व सहज रूप से हम अपने व्यवहार को कर लेते हैं। इसके लिए हमें कॉन्शियस होने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला लक्षण है थर्ड, ज्ञान का भंडार सीखा जाता है या विरासत में मिलता है। इट मीन्स ये जो हमारे अंदर जो ज्ञान का भंडार है ये हम बचपन से सीख रहे हैं, अपने समाज में, अपने टीचर से, अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने नेबर्स से, ये सब हमें विरासत में मिलता है जो हम सीखते हैं। अगला लक्षण है, ज्ञान के भंडार के कारण व्यवहार में समानता होती है, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार करता है उसे ज्ञात है कि हमारे ज्ञान का भंडार क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अभिवादन के लिए किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हाथ जोड़ता है। अगला है, समाज में विभिन्नता होने पर ज्ञान के भंडार में भी विभिन्नता होती है। चूँकि समाज बहुत वृहद है, इनमें कई विभिन्नताएं एवं कई विशेषताएं हैं, इसलिए जैसी श्रेणी होगी वैसा ही व्यक्ति के व्यवहार का अनुकूलन होगा। जैसे मुंबई एक महानगर है, इसमें कई विविधताएं हैं। एक पूरा समुदाय फिल्म उद्योग है, एक समूह औद्योगिक है, इसी महानगर में ऐसे समूह भी हैं जो पूर्ण रूप से व्यावसायिक हैं। ये सब जो विशेषताएं, ये श्रेणियां हैं, यहाँ के लोग इन सब श्रेणियों के अनुकूल व्यवहार करते हैं, इसलिए इनके ज्ञान के भंडार में भी विभिन्नता होती है। यही है शूर्ज के ज्ञान का भंडार या स्टॉक ऑफ नॉलेज, जो व्यक्ति के मस्तिष्क में है और वह समाजीकरण द्वारा प्राप्त होता है। ओके, आई होप आपको शूर्ज के फिनोमिनोलॉजी समझ में आए होंगे। और शूर्ज के फिनोमिनोलॉजी में यूरोप की फिनोमिनोलॉजी और अमेरिका के अंतर्क्रियावाद दोनों का सम्मिश्रण मिलता है। इनके थ्योरी में कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनको आप याद रखिएगा तो ये इजीली आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।